को आगे लेके चले। आपको पता है कि हम सब क्वेश्चन करा करते हैं, और कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका मेरे को लगे कि बच्चों को थ्योरी भी बताना चाहिए, तो वो भी मैं बीच में बताया करता। राइट, दिस हैज बीन आवर ट्रेंड सो फार। So everybody please be ready with the notebook. Pull out your assignment if you have. Assignment पे बाहर निकालो बच्चे। जो समझदार बच्चा होता है वो 2 कलर के पेन रखा करता है, ताकि लेक्चर के इमीडिएटली बाद या ड्यूरिंग द लेक्चर वो टिपिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सॉफ्ट पॉइंट्स से सेपरेट कर सके। यानी टिपिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे खास तरह का कोई मार्क लगा सके अलग कलर के पेन से, या उसको लिखे ही अलग कलर के पेन से। ऐसे करने से जब एग्जाम पास आते हैं तो बच्चा सिर्फ स्पेशल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के जल्दी रिवाइज कर सकता हो। राइट बेटे, शाबाश, बी अटेंटिव। हमारा ये हेडिंग लिखना चाहिए सभी को, बच्चों को। इलेक्ट्रिसिटी पे हम चल रहे थे। राइट बेटे, देखो सबसे पहले हमें क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट and internal resistance 0.5 ohm is connected to a resistor of 5.5 ohm. The loss volts and potential difference of the battery are। देखो मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ बच्चे आपको। द मीनिंग इज, हमारे पास एक सेल है और वो सेल का ईएमएफ है 12 वोल्ट। राइट बेटे, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका स्मॉल आर सिंबल होता है 0.5 ओम, यानी हाफ ओम। अब इसको हमने किसी लोड से कनेक्ट कर दिया। लोड क्या? लोड का मतलब है जो इस बैटरी का वोल्टेज का मेन कंज्यूमर होगा। मेन कंज्यूमर, यू कैन से दिस मच। इसको आर सब्सक्रिप्ट एल भी बोल देते हैं, अकेला आर भी बोल देते हैं। लोड रेजिस्टर इज हाउ मच? 5.5। इतना सिचुएशन हमें गिवन है पेपर में। अब वो बोलता है लॉस्ट वोल्टेज, और दूसरा पूछता है हमसे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, ये दो चीजें पूछता है। राइट, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। इस सिचुएशन में पहले हमें इन दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग समझना हो। लॉस्ट वोल्टेज का मतलब है कि बैटरी 12 वोल्ट की जरूर है, लेकिन ये इस लोड को 12 वोल्ट नहीं दे पाती, उससे कुछ कम दे पाती। तो जितना भी कम दे पाती है 12 वोल्ट से, वो है हमारा लॉस्ट वोल्ट। अब सवाल ये पैदा होता है, सर वो कम क्यों दे पाती है? इसलिए दे पाती है कि करंट ने ऐसे फ्लो करते हुए बैटरी के अंदर से भी गुजरना है, और जब बैटरी के अंदर से भी गुजरेगा तो बैटरी का अपना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब है जब करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा। यानी अपनी ही बैटरी का कुछ वोल्टेज बैटरी खुद ही कंज्यूम कर जाएगी। उसी को हम लॉस्ट वोल्ट बोलेंगे। पर वो निकालेंगे कैसे?
तो बच्चा कहेगा सर ध्यान से सुनना, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको मैंने स्मॉल आर से लिखा है, ऑफ द बैटरी। बच्चा बोलेगा सर इसी को आपने लॉस्ट वोल्टेज बोला ना, आई विल से यस, उसी को लॉस्ट वोल्टेज बोले। सर कैसे निकालोगे? मैं कहूंगा बेटे सर्किट में करंट कितना है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ओम से लगा देंगे। अब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर आपको दो पैरामीटर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, एक तो हमें समझ आ गया, गिवन है, आप डायरेक्ट पुट कर दो। व्हाट अबाउट आई का क्या करोगे, करंट का क्या करोगे? देन आई सेड जो भी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट लोड से होता हुआ नेगेटिव में आएगा उसको हम निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, टोटल वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज वो कहाँ कहाँ कंज्यूम होगी? सर कुछ तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंज्यूम होगी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंज्यूम होगी। यानी सप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टर। सर ये कैसे निकालोगे? बेटे वेरी सिंपल, ओम्स लॉ, आई इंटू आर, एक वोल्टेज ड्रॉप और दूसरा आई आर। अब क्या करोगे सर? वेरी सिंपल, ई की वैल्यू हम रखेंगे 12, आई को कॉमन लेंगे और स्मॉल आर और कैपिटल आर ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं टीचर इस वक्त, उन दोनों की वैल्यू टीचर को पता है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, 0.5 और 5.5। यानी बच्चा बोलेगा सर ब्रैकेट का आंसर आया 6 वोल्ट, इस 6 वोल्ट को नीचे ले जाएंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 6, आई कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। सर अब इसका क्या करोगे 2 एम्पियर का? तो भाई आप देखो सिचुएशन में 2 एम्पियर ही हमें चाहिए था। यहाँ करंट कितना आ गया 2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.5, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट इट बिकम्स 1 वोल्ट। यानी यहां से बच्चे को पता लगा कि जो है 1 वोल्ट आना चाहिए, तो 1 वोल्ट ने आंसर ही नहीं दिया, शायद डेसिमल गलत लगता होगा। अच्छा बैटरी का फर्क है बेटे, बैटरी जो है ना वो 12 वोल्ट नहीं है, 1.2 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट। तो 1.2 वोल्ट तो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो ये बन गया 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर को इधर करेंगे तो 0.1 वोल्ट आ गया बच्चे, 0.1 वोल्ट हमारा आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जितना ईएमएफ बैटरी ने अप्लाई करा उसमें से वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस कर दो, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बच्चा कहेगा सर ये तो था 1.2 वोल्ट, मैंने कहा यस, ये भी निकाल चुके हो आप 0.1 वोल्ट, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया? 1.1 वोल्ट आ गया बच्चे, 1.1 वोल्ट इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल ड्रॉप, राइट। अब यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को समरी करें तो हमने इसमें सीखा क्या? ये बहुत जरूरी चीज होती है बेटे जो टीचर कर रहा है, नटशेल, कि हमने इसमें सीखा क्या ताकि किसी और क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सके। तो बच्चा कहेगा सर इसमें एक तो मैंने ये सीखा, पहली बात कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है आई इंटू आर। दूसरी बात बच्चा कहेगा सर जो लोड को मिलता है ना, लोड रेजिस्टेंस को सप्लाई मिलती है, वो होता है पोटेंशियल ड्रॉप पीडी, और वो होता है ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरी बात बच्चा ये कहेगा। तीसरी बात बच्चा ये कहेगा
कि सर अगर हमें इस सर्किट में करंट ना पता हो तो हम ये कहेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लग गया, और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लोड रेजिस्टेंस, जो मेन हमारा बल्ब वगैरह लगा हुआ है, जिसको टीचर ने व्हाइट कलर से। तो जिस बच्चे को ये 3 बॉक्सेस समझ आ गए हैं वो इस तरह के क्वेश्चन कर जाएगा। अब अपने आप को क्रॉस चेक करो, पहला कॉलम आपको समझ आया, दूसरा कॉलम समझ आया, और तीसरा कॉलम समझ आया। अगर ये तीनों कॉलम मेरे बच्चों को समझ आ गए तो बिलीव मी, उन्होंने फाइनल एग्जाम के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार किया, कर लिया एक तरह से। डाटे का डिफरेंस हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन की टेक्निक ये कई बार पूछी जा चुकी है। आपने टीचर को फीडबैक देनी है अपना राइट हैंड खड़ा करके, अगर आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो बिना शर्म के लेफ्ट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड बेटे? रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। गुड जॉब, गुड जॉब। तो हम इसको मेमोरी में डाल लेते हैं, वक्त बचेगा तो रिवाइज करेंगे, नहीं तो आगे निकलेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सभी बच्चे एक बार पढ़ो असाइनमेंट में। एक कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, दिख रहा है आपको बेटे? कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या आंसर आएगा? इसके अंदर उसने एक ईएमएफ सोर्स यहाँ लगाया E1, और एक ईएमएफ सोर्स यहाँ लगाया E2। गौर से देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर ये ऐसे लगे हो ना बच्चे, जैसे मेरे लगे हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब दोनों सेल एक दूसरे के सपोर्टिंग है, अपोजिंग नहीं है। अगर मैंने इनके सेम टर्मिनल जोड़ दिया होते, सेम पोलैरिटी वाले, देखो ध्यान से देखो, E2 को उठा के मैंने उठाया, ऐसे घुमाया, जोड़ दिया, तब नेगेटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाता, तो ये दोनों सेल एक दूसरे के सहायक ना होते बल्कि विरोधी होते, तो नेट ईएमएफ तब माइनस होता। लेकिन अब प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, देखो ये वाला उसके विरोध में आ गया, यानी टीचर कह रहा है E3 एंड E1 एक दूसरे के अपोजिंग है। और बेटे E4, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये हमारा है बेटे E4, और इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, देखो E1 दे रखा है 20 वोल्ट, E2 दे रखा है 8 वोल्ट, E3 दे रखा है 6 वोल्ट, E4 दे रखा है 2 वोल्ट। और हमें बोलता है कि मैं इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर 1 ओम दे रहा है, यहाँ पर 2 ओम दे रहा है, यहाँ पर 1 ओम दे रहा है, और यहाँ पर 2 ओम, और पूरे सर्किट में सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ही लगे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा? तो आप बोलोगे सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो सर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड हो जाते हैं सीरीज में। तो सभी बोलेंगे सर 1 2 1 2, आपका ऐड करने के बाद ये 6 ओम आ जाना चाहिए, राइट? अब दूसरी बात कहता है कि इस सर्किट में करंट कितना है। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर अगर आप किसी तरह से ई नेट निकाल लो ना, तो ओम्स लॉ के मुताबिक I इंटू आर टोटल कर सकते हो। आर टोटल को यहाँ पुट कर देना, ई नेट आप किसी तरह से निकाल के लाओ, यहाँ पुट कर दो, फिर आई कैलकुलेट कर देना, क्योंकि अभी भी आपने ये क्या लगाया है बेटे, ओम्स लॉ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईएमएफ नेट कैसे निकाले। तो जो सेल्स एक दूसरे के सपोर्टिंग होते हैं उनको प्लस करना होता है, जो विरोध में हो उनको माइनस करना होता है। हम यहां से चलते हैं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तीनों एक दूसरे के सपोर्टिंग हो गए। देखो यहां तक फिर से देखो, प्लस माइनस आगे चले प्लस माइनस सपोर्टिंग,
लेकिन यहाँ ये विरोध में आ गया, माइनस प्लस आ गया, तो माइनस जो विरोध में है उसको माइनस कर दो। तो नेट ईएमएफ का मतलब E1 प्लस E2 प्लस E4 माइनस E3 बेटे, और इज इक्वल टू आई। आर टोटल हमें पता ही है 6 ओम। गॉट इट। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं, ये पढ़ी है सारी वैल्यूज ईएमएफ की। देखो 20 प्लस 8 प्लस 2 माइनस 6, E3 को माइनस 6 करना, तो ये बन गया बच्चे आपका। तो आप देखो ये 30 तो यही पड़ा, 30 में से 6 माइनस करो 24, 24 को 6 से डिवाइड कर दिया, आई आ गया, यानी 4 एम्पियर आंसर होना चाहिए। देखो तो है डी ऑप्शन आ गया 6। शाबाश। जिन बच्चों को अच्छे से यहाँ समझ आ गया कि सर ने E3 माइनस करा है, बाकी ईएमएफ ऐड करे हैं नेट ईएमएफ निकालने के लिए, मैं समझता हूं उसको ये क्वेश्चन ही समझ आ गया होगा। अपने आप को क्रॉस चेक करो, कॉलम नंबर 1 समझ आया, कॉलम नंबर 2 के अंदर पहला स्टेप समझ आया, कॉलम नंबर 2 के अंदर दूसरा स्टेप समझ आया, बाकी तो कैलकुलेशंस है बच्चे, वो आप खुद भी कर सकते हैं। आपको टीचर को फीडबैक देनी होगी बेटे। हैव यू अंडरस्टूड इट? मेथड आपको पता ही है, राइट हैंड रेज करना होता है। हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? जो बच्चा ओके डाउन। अब बिना किसी शाई के जिसको ये नहीं समझ आया, दे कैन रेज देयर लेफ्ट हैंड। देखो तो कौन बच्चे सच बोलते हैं बिना डरे, लेफ्ट हैंड रेज करो अगर नहीं समझ आया, मतलब मेरे बच्चों को आ चुका। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। बेटे थर्ड क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं उम्मीद करता हूं आप खुद मेरे को करके दिखाओ। शाबाश, हो जाए दोनों क्लासों में कंपटीशन, नॉन मेडिकल वर्सेस मेडिकल कंपटीशन। थर्ड क्वेश्चन में कंपटीशन। ऐसा ना हो कि नॉन मेडिकल के बच्चे कम हैं और फिर भी वो जीत जाएं। उनकी गिनती आपसे 1/3 है। बेटा नॉन मेडिकल के बॉयज देखो पेन भी नहीं हिला। थर्ड लाइन में एक सरदार बच्चा बैठा है, एक दूसरा बच्चा बैठा है पहले बेंच पे थर्ड लाइन, उन्होंने पेन ही नहीं चलाया, तो मतलब अंदर से स्पिरिट ही नहीं है उनके करने की। बेटा मैं चाहता नहीं हूं तुम मेरी क्लास में बैठो, सच बताऊं, अगर इतने सुस्त हो ना, मैं अब विलिंग ही नहीं हूं कि आप बैठे हो क्लास, कि बच्चे शुरू भी ना करें और +2 के एग्जाम देने में बहुत लाइटली लेकर चल रहे हो। मैं बताना चाहूंगा कई बच्चे मैं लाइफ में ऐसे देख चुका हूं जो फर्स्ट क्लास से लेकर 11th तक फर्स्ट क्लास जाते हैं, 12th में उनका कंपार्टमेंट तक आ जाता है बेटे, प्लीज। तो इसलिए सभी बच्चे सीरियसली लें +2 को। तो इस क्वेश्चन में कोई बच्चा मेरे को बता सकता है क्या है? कोई आंसर बताएगा? अगर कोई बच्चा सोचता है इसका ऑप्शन फर्स्ट है तो एक फिंगर खड़ा करे, अगर सोचता है सी ऑप्शन है तो 3 फिंगर्स, अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट, गिव योर इंडिकेशन। एक गर्ल्स ने बताया है आज, कुछ बच्चे 3 फिंगर कह रहे हैं मेडिकल में, नॉन मेडिकल में क्या कह रहे हैं? नॉन मेडिकल में 3 कह रहे हैं। सभी बच्चों का नॉन मेडिकल में 3 है और मेडिकल में 10 बच्चों को छोड़कर बाकी 3 कह रहे हैं। अब देखते हैं, अगर तो ये वाकई 3 निकल गया तो शाबाश है, और अगर ना निकला तो सभी के लिए गड़बड़ वाली बात है। सभी बच्चों को पता है करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज कितने टाइम में निकला। जबकि बच्चों को यह भी पता है कि चार्ज को खुद को निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकले एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्यों का अपना फार्मूला। इट मीन्स अब हमें करंट ही निकालना है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाय चांस उसने कैलकुलेशन के लिए टाइम को 1 सेकंड लिखा है, क्योंकि पर सेकंड बोल रहा है, पर सेकंड में ना टाइम को 1 सेकंड ले सकते हैं। 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बल्कि इलेक्ट्रॉन का मास भी पता होना चाहिए।
पेपर में दिया नहीं होता, अगर आपको नहीं याद तो लिख लो। 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटे, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है कूलम में। दोनों डाटे आपको याद आने चाहिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 एम्पियर। और थर्ड ऑप्शन ही आप बच्चों ने लिखी थी। 3 फिंगर्स आपने खड़ी करी थी दोनों क्लासों ने, इसलिए दोनों बच्चों को शाबाश दी जाती। तो अगर मैं मैच देखूं कि मेडिकल और नॉन मेडिकल को, दोनों को एक क्वेश्चन दिया मैंने और दोनों सेक्शंस ने उसको करेक्ट करा। अब इस कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं। सेम क्वेश्चन, कंपटीशन मूव्स टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी कंपटीशन जारी है। देखते हैं मेडिकल जवाब देता है या नॉन मेडिकल। हरी अप क्वेश्चन, हरी अप हरी अप। हरी अप बेटे, फोर्थ क्वेश्चन में आपका कंपटीशन जारी है। एनी आंसर? देखो मेरे को लगता है इसको नहीं कर पा रहे। चलो चलो 1 मिनट और देता हूँ, 1 मिनट और। शाबाश, प्रूव करना होगा कि आप वाकई कर सकते हो। टीचर को लगता है नहीं कर पा रहे। जो बच्चा मेरे को गलत प्रूव करेगा, मेरे को बड़ी खुशी होगी उस बच्चे की काबिलियत को देखकर। मेरे को लगता है नहीं हो पा रहा आपसे। और anybody who can prove me wrong, please tell the answer. It will be a matter of happiness, matter of joy. अगर कोई मेरे को गलत प्रूव, एक बच्ची गुड़िया हाथ खड़ा कर रही है और वो 1 फिंगर खड़ी कर रही है, इसका मतलब वो ए ऑप्शन देने की कोशिश कर रही है मेडिकल में। स्पेक्स वाला बच्चा मैंने देखा था, अभी उसने हाथ नीचे कर लिए डरते हुए शायद। लैक ऑफ, अच्छा नॉन मेडिकल में अलग ही आंसर आ रहा है भाई। 4 बच्चे नॉन मेडिकल में सी ऑप्शन को आंसर दे रहे हैं, सी ऑप्शन। ओके, तो मेडिकल में एक ही बच्चे ने जवाब दिया ए ऑप्शन, नॉन मेडिकल में 4 बच्चों ने जवाब दिया सी ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि क्या है इसका सिचुएशन। देखो बेटे, जब भी कभी रेशो वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इंडिविजुअल फार्मूले में डाटा नहीं भरना होता, आपने रेशो में ही भरना होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशो दी हुई है, देखो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए कंडक्टर में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी कंडक्टर में, दोनों में लिख दी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2 फार्मूले होते हैं बेटे। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है I/N/A/E। दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है E/τ/m। तो इनके सिंबल्स के जनरल मीनिंग होते ही हैं। अब क्योंकि प्रेजेंट क्वेश्चन में करंट की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब यही यूज करना चाहिए। नीचे वाले में तो करंट की वैल्यू है ही नहीं कहीं, तो हम नीचे वाले को प्रेजेंट क्वेश्चन में नहीं यूज करेंगे। तो टीचर ने यहां लिखा करंट इन ए डिवाइडेड बाय एन ए ई, और यहां पर ए के सबस्क्रिप्ट में ए लिखा है मैंने। करंट इन बी डिवाइडेड बाय एन ए बी। और यहां पर एक बच्चा पूरे गौर से देखेगा, सर आपने स्मॉल एन और ई के सबस्क्रिप्ट क्यों नहीं लगाए ए बी? इसलिए नहीं लगाए कि स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
और ये कभी भी चेंज नहीं करता जब तक के कंडक्टर की मेटल ना चेंज करी जाए। तो दोनों जगह टीचर ने एन ही लिखा, क्योंकि ए एंड बी दोनों वायर्स कॉपर की दे रखी हैं, ऑफ कॉपर। जब मटेरियल ही चेंज नहीं हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चेंज हुई। दूसरी बात, सर ने यहां पर भी ई रखा है और यहां पर भी ई रखा है। ई क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चाहे ए वायर में इलेक्ट्रॉन निकले चाहे बी वायर में निकले, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो कांस्टेंट ही है, इसीलिए ये भी चेंज नहीं करा। तो इससे अगले स्टेप में ये बन गया आई ए, देखो डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ए बी, आई बी अपॉन ए ए, ऐसे आ गया। गॉट इट? बाकी कट गए एन और ई, इसको टीचर ने व्हाइट सर्कल में लिखा है, वो कट गए आपस में बेटे। अब करंट की वैल्यू हमें बाय चांस दे रखी है, हाउ मच? 1 एंड 1.2, इन दोनों की रेशियो हमें पता लगी कितनी, 1 डिवाइडेड बाय 1.2। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरियाज नहीं दे रखे। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होता है? जैसे ये कंडक्टर ये, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या? एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया कितना होता है सभी बच्चों को पता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब हो गया, यहाँ टीचर ने ए बी अपॉन ए लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेगा, यहाँ बन गया 10/12, और यहाँ बन गया बेटे पाई आर बी का स्क्वायर, पाई आर ए का स्क्वायर। गौर से देखो पाई भी कैंसिल हो गया, और अगले स्टेप में कितना आ गया? यहाँ 5/6 आ गया बेटे, पाई हो गया कैंसिल। और मेरा ख्याल क्रॉस सेक्शनल एरियाज हमें दे रखे हैं, कितनी रेशियो दे रखी है? 2:3। लेकिन यहाँ प्रिकॉशन है, रेशियो ऐसे दे रखी है ए अपॉन बी, क्योंकि पहला कंडक्टर ए है और दूसरा बी है, जबकि हमें रेशियो उल्टी चाहिए यहाँ पर, आर बी अपॉन आर। इसका मतलब हमें 3/2 लिखेंगे, और स्क्वायर भी है बेटे देखो, इसलिए 3/2 एक बार फिर से लिख देंगे। व्हाट इट? तो गौर से देखो ये कट गया इसके साथ, 2 2 2 2, नीचे आ गया 8, 5 इंटू 3 50, तो 50:8 बनना चाहिए, सी ऑप्शन। और नॉन मेडिकल के चारों बच्चों को शाबाश दी जाती है, चारों की चारों गर्ल्स है बेटे, शाबाश, वेरी गुड। पर इस क्वेश्चन में मेडिकल हार गया बेटे, नॉन मेडिकल जीत गया, जबकि उनकी स्ट्रेंथ 1/3 है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। शाबाश मेडिकल के बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में कंपटीशन को जो वो पीछे रह गए हैं कंपनसेट करेंगे। कंपटीशन रन्स ऑन क्वेश्चन 5। शाबाश, कंपटीशन रन्स एक्सटेंड्स टू क्वेश्चन नंबर 5। भाई अब बेटे मेडिकल के बच्चे जोश में आ गए हैं, सबका आंसर मेरे को पता लग गया मेडिकल का, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। नॉन मेडिकल का आंसर बताओ। नॉन मेडिकल में सिर्फ 2-3 बच्चे जवाब दे रहे हैं सर, तो 4 दे रहे हैं आंसर, दोनों क्लासों का सेम है, 5-6 देने लग गया अब तो। और सभी बच्चे सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं। अब मैं इसको करूंगा, अगर तो सेकंड ऑप्शन दिया आपने, आ गया आंसर, तब तो ड्रा हो गया बेटे। अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं कौन है। अभी तक का आपका स्कोर ये है। क्वेश्चन 5, लेट मी मूव। ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 50 माइक्रोएम्पियर। जब भी डाटा लिखना है तो उसको ऐसे यूनिट में साथ की साथ ही लिख दो। माइक्रो से 10⁻⁶ लगाते हुए एम्पियर बना दिया। इफ द क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर इज इतना, क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर कितना है? 50 मिलीमीटर स्क्वायर है। यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, 50 इसको 1 मिलीमीटर लिख के उसका स्क्वायर करना है बेटे, और मीटरों में लिख करना है। 50 इंटू 10⁻³ लिख के फिर उसका स्क्वायर करना है, यानी 10⁻⁶। और एक ये 5 पड़ा है इधर से,
5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अब ये ऐसे यूनिट में आ गया। अब इसकी करंट डेंसिटी पूछिए, तो टीचर ने लास्ट टाइम जब फार्मूला चार्ट बनवाया था तो आपको ये फार्मूला लिखाया था, 50 इंटू 10⁻⁶, 5/10⁻⁵। ओके, तो गौर से देखा जाए बेटे, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम चीज पड़ी है, बिल्कुल ही कट गया। तो जे की वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1। तो आपने कौन सा ऑप्शन दिया था मेडिकल? गड़बड़, आपने सेकंड दिया था, नॉन मेडिकल ने भी सेकंड दिया था बेटे। यस, तो ये तो ड्रा हो गया बेटे। लेकिन एक मेरे को खुशी की बात मेरे को अच्छी पता लगी कि आपने यहाँ पर गलती नहीं करी। बहुत से बच्चे क्या देखते हैं, मिलीमीटर करते हैं और उसका 10⁻³ कर देते हैं, स्केयर करना भूल जाते हैं। स्केयर का मतलब है 2 बार लिखना है इसको, इसीलिए पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 10⁻³ और ये 6 हो गया -6, एक जीरो एडजस्ट हुई तो 10⁻⁵। जारी है, शाबाश। क्वेश्चन एक्सटेंड्स टू 6th क्वेश्चन तक आपका कंपटीशन एक्सटेंड हो गया। देखते हैं अभी कौन सा सेक्शन लेके जाता है मार्क्स। 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई बता रहा है? एक गुड़िया बता रही है। ओके, मेडिकल का पता लग गया मेरे को। नॉन मेडिकल, इस बार आंसर अलग अलग है। दोनों प्रश्न में इसे चेंज कर दिया फटाफट से। नॉन मेडिकल फाइनल आंसर बताओ। नॉन मेडिकल एक ही गुड़िया कर रही है, एक लड़का कर रहा है डरे डरे से। ओके, चलो उन्होंने अपना फाइनल बता दिया, 4-5 बच्चों ने नॉन मेडिकल में। मेडिकल का फाइनल आंसर बताओ एक बार, रेज योर फिंगर्स। सभी बच्चों ने मेडिकल और नॉन मेडिकल में ना इसका डी ऑप्शन बताया। 4 फिंगर खड़ी करी है दोनों सेक्शन से। लेकिन मैं तो ऐसे मानूंगा नहीं, मैं तो करके देखूंगा बेटे। तो करंट डेंसिटी जे होता है सिंबल, I/A आ गया। I = 2.2 और A का मतलब πr², 2.2। पाई की वैल्यू आ गई बेटे, जब नीचे क्या दे रखा है ना, डायामीटर दे रखा है, याद रहे। तो उसका रेडियस कितना हो गया, 2 मिलीमीटर। और 2 में पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और रेडियस दे रखा था 4 मिलीमीटर। डायामीटर 4 मिलीमीटर था बच्चे, तो रेडियस कितना हो गया नेचुरली 2 मिलीमीटर। और उसको स्क्वायर करना है, याद रहे, 2 × 10⁻³ और 2 × -3 क्यों लगाया, क्योंकि मीटर में लिखना है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 22/7, 0 आ गया, देखो डेसिमल को एडजस्ट करा, 7 गया टॉप पर, राइट। और बेटे एक 22 नीचे भी पड़ा है और बाकी सारी जीरोस एडजस्ट कर। -3 को ऊपर ले गए, प्लस का 6 आ गया, 22 से कट गया, तो ये कितना आ गया, 0.7 × 10⁻⁶। और साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि डेसिमल के आगे नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इस डेसिमल को इधर ले जाओ, जैसे डेसिमल को इधर ले जाते हैं तो पावर उतनी कम हो जाती है। तो कितने जंप उधर लेके जाना पड़ा, कितने स्टेप, एक स्टेप, तो उतनी पावर कम आएगी। 7 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए इसका आंसर। लेट मी चेक, पाई आ गया, आर स्क्वायर करंट 2.2 एम्पियर, बिल्कुल सही, कोई डाउट? अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ ये बच गए बेटे, ये 4 के ऊपर मेरी नजर ही नहीं गई। तो हम कई बार बोर्ड के बहुत ज्यादा नजदीक खड़े होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कल। तो ये पूरा आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आएगा, 1.75, ऐसा है कोई? यस, 10⁵ या शाबाश, सभी बच्चों ने डी ऑप्शन बताया।
और मैच अभी भी ड्रा ही है ना। ड्रा क्यों? नॉन मेडिकल लीड कर रहा है, नॉन मेडिकल लीड कर रहा है बेटे। अब आया मुश्किल क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में अपसेट हो जाएगा स्कोर। शाबाश, कंपटीशन एक्सटेंड्स टू 7th क्वेश्चन। कंपटीशन एक्सटेंड्स टू क्वेश्चन नंबर 7। A pair of reading ideal voltmeter and ideal ammeter is given in the circuit. When a suitable power source 3 ohm internal resistance is connected V across E, तो आपको इसका रीडिंग बताना है। आपको पता है बेटे, जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर का कितना रेजिस्टेंस है? एनीबॉडी क्लास में? आइडियल एमोमीटर सीरीज में लगता है बच्चे, एमीटर तो खुद का कंट्रीब्यूशन ही होना चाहिए इसका करंट में, 0 ओम। आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट ओम, ये याद रखना हमेशा। और प्रैक्टिकली दोनों में से आइडियल कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल के नजदीक नजदीक एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हो गए आइडियल करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड वोल्टेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, सबसे बढ़िया जो मान सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है when a suitable power source of 3 ohm internal resistance is connected, तो यहाँ पावर तो उसने लगा दिया 3 ओम, यहाँ उसने 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस तो लगा दिया पी और क्यू में, ठीक है। लेकिन दुख की बात है कि उसने सोर्स की वैल्यू हमें दी ही नहीं। एमीटर लगाया और यहाँ पर 24 वोल्ट लगा दिया बस, तो वोल्ट मीटर 24 ओम, तो वोल्ट मीटर लगा ही नहीं रहा मैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना आता है? इन्फिनिटी। तो एक तरह से वोल्ट मीटर लगने का मतलब है यहाँ से ओपन सर्किट है, तो लगा ही ना। अब यहाँ पर बच्चे वो हमें क्या पूछते हैं, देखो उसने अच्छे से लिखा ही नहीं कि पूछ क्या रहा है। व्हेन ए पेयर ऑफ when a pair of reading of voltmeter altimeter is given in the circuit possible when a circuit power is, इनमें से कौन सा नीचे वाला? अच्छा, उसको सोर्स और करंट बताना है, कितना करंट होएगा और इसका ये जो सोर्स है वो कितने वोल्टेज का होगा और करंट कितना होगा, दो चीजें बता रही है, दोनों की वैल्यू उसने दे रखी। तो अब हम इसको करके देखते हैं बच्चे, देखो कैसे करना है इसमें। सबसे पहले ना हम इसमें करंट की मदद लेते हैं। करंट पहले पहले ऑप्शन में, दूसरे में, पहले और दूसरे ऑप्शन में 2 एम्पियर दे रखा। अगर करंट, ध्यान से सुनो, अगर करंट में 2 एम्पियर ले लूं तो 2 एम्पियर यहां से निकला, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ओम्स लॉ के मुताबिक? वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा बेटे? 2 into 24 ओम्स लॉ, 48 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो 48 वोल्टेज ड्रॉप हो गया लोड के अक्रॉस, लोड के। अब टीचर ने क्या फार्मूला कराया था? टीचर ने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना अगर यहां पुट कर दे? 48। ईएमएफ हमने निकालना है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम लगा रखा है, तो 3 और करंट की वैल्यू 6। तो जब मैं इसको लगाऊंगा तो 18 हो गया, 18 इधर जाके प्लस का हो गया,
तो ईएमएफ तो बन गया 48 प्लस 18, 88 का 16 और 56 वोल्ट का ईएमएफ होना चाहिए भाई। ये तो मेरा ख्याल दिया ही नहीं हुआ इसमें, तो इसलिए पहले दो ऑप्शन तो फ्लॉप हो गए, बिल्कुल फ्लॉप। दूसरे दो ऑप्शंस में करंट दे रखा है 5.5 एम्पियर, वो भी लगा के देख लेते हैं। तो करंट है 0.5 एम्पियर, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? ओम्स लॉ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 24 करंट रेजिस्टेंस इनटू करंट, यानी कि 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट ये ड्रॉप हो गया, यही वाला फार्मूला दोबारा लगा लो। ईएमएफ कितना हो गया? ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड। लोड के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप है? 12 वोल्ट। पुट कर दो, माइनस इक्वल माइनस करंट कितना है? आधा एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, 3 ओम है ना, हाँ 3 ओम। तो ईएमएफ ये हो गया, तो ये कितना हो गया बेटे? 1.5। तो ईएमएफ हो गया 12 प्लस 1.5, तो 13.5 वोल्ट आना चाहिए ईएमएफ। मेरा को लगता है ये भी नहीं दिया हुआ इसने, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन अच्छा सा नहीं बन सका। काट दो इसको, काट दो क्वेश्चन को, लेकिन इन्होंने स्प्रिंट कर दिया। पर आपको मेथड पता लग गया ना बेटे कैसे करना है? मेथड पता लग गया? आपने गिवन ऑप्शन में करंट का मेथड उठा लेना है। करंट को आपने लोड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड निकाल देनी है। फिर ये फार्मूला, ये देखो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस, ये देखो जिसको सर्कल कर रहे हैं टीचर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर को छोड़ो, जिनको मेथड समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, राइट हैंड। मेथड समझ आ गया, बस मेथड तक मतलब है बच्चे हमारे। प्रिंटिंग होगी गलत तो होगी, छोड़ो उसको। तो 7 क्वेश्चन में आपको वैसे इसका डी ऑप्शन बना लेते हैं हम। डी ऑप्शन को कैसे बना लेते हैं? जो 12 है ना उसको काट के 13.5 कर दो, 12 को काट के 13.5 कर दो, तो आपका फिर ये डी ऑप्शन बन जाएगा। डी ऑप्शन में 12 को काट के 13.5 करो, बस फिर डी ऑप्शन बन जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटे। 8 में सभी बच्चे अपना अपना आंसर असर्शन रीजन है, शाबाश पढ़ो एक बार, खुद से पढ़ो। 8 क्वेश्चन में खुद से पढ़ो। तो 8 क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? असर्शन रीजन, दोनों सही हैं तो सिंगल फिंगर खड़ी करो आप, दोनों गलत हैं तो डबल फिंगर खड़ी करो, सही गलत तो ट्रिपल फिंगर, गलत सही तो फोर्थ फिंगर। अब चूज करो अपना, व्हाट इज योर आंसर? The drift velocity of electron in a metallic wire decreases if the temperature of the wire is increased. कहता टेम्परेचर अगर तार का इंक्रीज कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। बोलो सही है या गलत? असर्शन, जिन बच्चों को लगता है असर्शन सही है तो वो राइट हैंड खड़ा करें। असर्शन सही है जिनको लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सही हो जाती है। कंपटीशन, कंपटीशन चल रहा है, नॉन मेडिकल पहले ही आ गया है, शाबाश। जो इसका इसका जवाब दो, टेम्परेचर बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, किनको लगता है? नहीं बता पा रहे। मेडिकल, नॉन मेडिकल ने, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, ओके गुड गुड, मेडिकल ने भी दे दिया, नॉन मेडिकल में भी दे दिया भाई सभी ने, तो ये ड्रा हो गया और ये सही बात है। क्योंकि सुनो ध्यान से सुनो, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगी दोनों में, इलेक्ट्रॉन्स में,
कोलिजन्स बढ़ने से जो जर्क मार मार के इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वो फॉल डाउन कर जाएगा। सेकंड, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर डिक्रीजेस। कंडक्टिविटी, हाँ मेटल्स में तो कंडक्टिविटी डाउन ही आती है, तो इसमें दोनों सही थे, ये वाला आप बताना है। चलो इसको आउट ऑफ द कंपटीशन करेंगे हम। 9th क्वेश्चन में आओ। 9th क्वेश्चन में याद रहे, नॉन मेडिकल हल्का सा लीड कर रहा है आपसे, लेकिन एक अच्छी बात है कि मेडिकल उसको कंपनसेट करने में पूरा जोर लगा रहा है। देखते हैं 9th क्वेश्चन में कर पाओगे कि नहीं। भाई नॉन मेडिकल जीत ना जाए, वो बच्चे 1/3 हैं गिनती में आपसे, मेडिकल स्टूडेंट। Two wires of the same material, same radius have the length in the ratio 2:3. They are connected in parallel to a battery which supplies a current of 15 ampere. Find the current in the other wire. करो भाई, क्वेश्चन करो, मैं मीनिंग समझा दूंगा इतने। दो वायर है सेम मटेरियल, पहली बात क्या है, सेम मटेरियल। दूसरा, वो दोनों बराबर की मोटी हैं, सेम क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, सेम क्रॉस सेक्शनल रेडियस दोनों वायर, और उन दोनों वायर को पैरेलल में लगा रखा है। ओके भाई, लगा देते हैं पैरेलल, ये लगा दिया। और बेटे सेम रेडियस है, हाँ उनकी जो लेंथ है उनकी रेशियो अलग अलग, L1 इसकी ले लो, L2 इसकी ले लो, लेंथ से अलग अलग है। L1 अपॉन L2 है 2:3। दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल। हाँ, अब इनको पैरेलल में लगाया, कहता आगे लगा दी बैटरी, कहता जो बैटरी से करंट आ रहा है ना, वो निकल रहा है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। कहता इन दोनों में अलग अलग से कितना करंट होएगा, ये आपने बताया। I1 बताना है, I2। शाबाश, ये आया दमदार क्वेश्चन, और मेरे को लगता है अब आप नहीं कर पाओ। करो करो करो। मेडिकल, इस क्वेश्चन में आप कंपनसेट कर सकते हो नॉन मेडिकल को, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बता दो तो। तो टाइम कम है, कोई बताओ जल्दी से बताओ, हरी अप हरी अप। ना, कोई नहीं बता रखा दोनों क्लास में, तो मैं ही करता हूँ इसको, टाइम भी कम है, याद रहे। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कोई भी अपना बताना चाहे, लास्ट बार नहीं। आप ध्यान से सुन लो बेटे, जब भी दो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1 ले लो, इसका R2 ले लो, और इधर से करंट I1 ले लो, इधर से I2 ले लो। पैरेलल के अंदर करंट ऑलवेज डिवाइड्स इन द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स, I1 is to I2 such that ये फार्मूला R1 on R2 का रेसिप्रोकल। तो I1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल करंट इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज। तो टोटल करंट कितना, 15 एम्पियर, लेकिन ऊपर वाले की रेजिस्टेंस कितनी होगी हमें पता ही नहीं। R1 is equal to रो L1 अपॉन A1। ओके, और इसने रेशियो ही पूछी हुई है, तो हम दूसरा I2 भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं साथ में, I1 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज। ये लो बच्चे, तो जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा, डिवाइड I1 अपॉन I2, तो मेरे से ये कट गए सारे, देखो। ओके, तो टोटल करंट भी कट गया, तो इनकी रेशियो रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आ गई। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, कैसे आ गया ये घूम के, R2 अपॉन R1 आ गया, और R का अपना फार्मूला ये होता है, तो रो L2 अपॉन A2, और नीचे क्या लिखेंगे, रो L1 अपॉन A1।
रो को सेम रखा क्योंकि दोनों का सेम मटेरियल है। ओके, लेंथ की रेशियो L2/L1 चाहिए मेरे को, L2/L, ये L1/L2 है, तो इसका मतलब हो गया ये बन गया 3/2, लेकिन ए घूम के ऊपर चला जाएगा, A1/A2, A1/A2 निकालना है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों में सेम ही दे रखा है, ये देखो दे रखा है, जब रेडियस सेम है तो क्रॉस सेक्शन रेडियस क्रॉस सेक्शन, तो आंसर बन गया 3:2। बड़ा तेजी से सॉल्व करा है मैंने क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। तो इसके बाद अब 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटे, वो आप खुद से करोगे, दोनों में से 10th क्वेश्चन मेरा ख्याल मैंने पहले करवा रखा है आपको, हाँ करवा रखा है, 10th का ए पार्ट करवा रखा है, और बाकी का 11th क्वेश्चन आपने खुद से करके आना है नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इस तरह से ये असाइनमेंट हमारा एक तरह से कंप्लीट ही है, एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया वो रेज योर हैंड। बस लास्ट में मैं जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, वो सुन लो, आखिर सिर्फ 1 मिनट लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा बस। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों बेटे, ध्यान से सुनो, 3 हो, 4 हो, 2 हो, लेकिन हो पैरेलल में, R1 R2 R3, और यहां से करंट निकले, तो इनमें से जो करंट यहां बट जाएगा करंट, तो ये जो I1 I2 I3 निकाला होता है ना, उनकी जो रेशो होती है इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर से, दैट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ द रेजिस्टर्स। मतलब अगर मेरे को मान लो I2 निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, टोटल करंट लूंगा जो एंटर कर रहा है इनटू कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, देखो I2 के रेशियो यही होगी कॉरस्पॉन्डिंग, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। आप कहोगे सर ये फार्मूला कैसे आया, ये छोटी क्लासों में आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सम करते थे ना, कि एक पापा ने अपने 3 बच्चों को 100 रुपए दिया, और उनको एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा है, एक सबसे छोटा है, उनको 3:2:1 रेशियो में बांट दो, ये वही चीज। नोट कर लो, ये नोट कर लो प्लीज, नोट कर लो। इसी तरह से आप I1 लिख सकते हो, I1 में क्या आ जाएगा, यहाँ 1/R1 आ जाएगा, बस बाकी सब ये फार्मूला नोट कर लो, बस क्लास ओवर है बच्चे। थैंक यू, बाय बाय।